This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौष शुद्ध पंचमी दिनांक 18 जानेवारी 2021 चरक सूत्र स्थानाध्याय 28 शुक्रगत दोष शंखं चक्रं जलौकान्दगतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मिभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः उपघातोपतापाभ्यां योजयन्ति इन्द्रियाणि। तर्हि अस्मिन् विषये इन्द्रियगतं वैकृत्यं कीदृशम् एवञ्च इन्द्रियस्थानगतं वैकृत्यं कीदृशम् इत्येतत् विषये संशयोऽस्ति। अत्र तावत् इन्द्रियम् आश्रित्य यत् वैकृत्यम् उपजायते या विकृतिः उपजायते तदनुसारेण एतत् सूत्रम् उपघात उपधापाभ्यां योजयन्ति इन्द्रियाणि। इन्द्रियस्थानगतविकृतिरपि दृश्यते तस्यैव विचारः प्रामुख्येन आधुनिकवैदिकशास्त्रे इदानीं क्रियते। किन्तु इन्द्रियविकृतिरपि भवितुम् अर्हति। कदाचित् तत् नर्वस् सिस्टम् इत्यानुसारेण आधुनिकवैदिकेन स्वीक्रियते इति कदाचित् मतम् अन्यमतं स्यात्। तो इंद्रिय और इंद्रिय स्थान इनके बारे में थोड़ा सा संदेह है और ज्यादातर जो इंद्रियों के बारे में विकृति का विचार किया जाता है वो इंद्रिय स्थानगत विकृति का विचार ज्यादातर किया जाता है, लेकिन खुद इंद्रिय भी अफेक्ट हो सकता है और फिर ये प्रायः वायु के कारण होता रहता है और फिर उसके लिए चिकित्सा काफी मुश्किल इस प्रकार की रहती है। लेकिन ये जो इक्षेकावर्ती बला तेल वगैरह जो है उसमें इंद्रियों के बारे में निर्देश है और मैं उनका प्रयोग करता आ रहा हूँ इस प्रकार की अवस्थाओं में। स्नायु सिरा कंडराभ्यो दुष्टा क्लिश्नन्ति मानवम् स्तंभ संकोच खल्लीभिर्ग्रंथि स्फुरण सुक्ति। स्नायु सिरा और कंडरा इनमें दुष्ट दोष क्लेश देते हैं मानव को और स्तंभ संकोच खल्ली ग्रंथि स्फुरण सुक्ति ये लक्षण उनमें होते हैं और ये काफी ताप देने वाले, काफी पीड़ा करने वाले इस प्रकार के होते हैं। अभी लिगामेंट टेयर, लिगामेंट इंजरी इस प्रकार के मरीज दिखाई देते हैं वो स्नायु के जरिए हम
दे सकते हैं। और ऑपरेशन या शस्त्र कर्म अच्छी चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि फाइब्रोटिक टिश्यू डेवलप हो जाता है और फिर आगे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि हमारी ही चिकित्सा करें। इसमें विश्राम लेना बहुत जरूरी होता है, और उस समय विश्राम नहीं लिया तो पूरे जन्म के लिए पछताना पड़ता है। तो इन प्रकार की अवस्थाओं में, इन प्रकार के रोगों में, जब सिरा कंडरा स्नायु ये इस प्रकार के दूष्य है, तो काफी सजग रहना। और ये ज्यादा तकलीफ वाले इस प्रकार के होते हैं। धारा, पिचू, उपनाह वगैरह वगैरह इस प्रकार के इसमें प्रयोग में लाते हैं। खास करके स्तंभ संकोच ये जो है उसके लिए उष्ण उपचार या स्वेदन आवश्यक इस प्रकार का रहता है। और स्नेहन तो होता ही है। तो पिचू रखना या फिर उपनाह स्वेद करना, ये इनके लिए सबसे बेहतर इस प्रकार का तरीका है। और खल्ली करपद अवमोटन, कर और पाद इनका अवमोटन, ग्रंथि स्नायवादि ग्रंथि देव। तो इन सभी में ये इस प्रकार के विकार होते रहते हैं, और फिर उनको भली भांति ट्रीट करना आवश्यक रहता है। मनानाशिक्य कुपिता भेद शोष प्रदूषणं वदोषा मनानां कुर्वन्ति संगोत्सर्गौ अतीव च। तो मल के आश्रय में अगर दोष रह जाते हैं तो भेद शोष प्रदूषण इस प्रकार के मलों के बारे में, मल में प्रामुख्याने अवमोटन में मुरुगळणे अशा शब्दाचं. शोष, वो मल का शोष हो जाना, उसकी दृष्टि हो जाना, और संगोत्सर्गावती वचन, मल का संग हो जाना या अतीव मात्रा में उत्सर्ग इस प्रकार का मलों का हो जाना, ये मल के आश्रय में अगर दोष होते हैं तो सिर्फ इस प्रकार का देखना काफी मुश्किल होता है कि ये सिर्फ मल के आश्रय में दोष है, और सिर्फ मल संबद्ध इस प्रकार का निदान हम करें। बाकी रोगों में भी ये हो सकता है, जैसे अति उत्सर्ग या अतिसार में आता है वगैरह वगैरह। मलसंग, मलावष्टभ का काफी लक्षण इस प्रकार का है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। विविधात अशितात पीतात अहितात लीढ़ खादितात भवन्त्येते मनुष्याणां विकार ये उदारता। तो विविध जो अशित, पीत, लीढ़, खादित, जो अहित इस प्रकार का है, तो अहित कारक इस प्रकार के इन पदार्थों के सेवनों से लोगों को ये विकार होते हैं, यह भी यहाँ पे बताए गए हैं। तेषाम् इच्छम अनुत्पत्तिम सेवेत मतिमान सदा हितान्येवाश्रितादीन दस्युस्तज्जास्तयां तथा मया। अगर उनकी उत्पत्ति न हो, ऐसी कामना हो, ऐसी इच्छा हो, तो बुद्धिमान आदमी को सदैव हित ही अन्न, आशित वगैरह का सेवन करना चाहिए, ताकि उससे उससे जो अहित सेवन से जो विकार निर्माण होते हैं वो विकार निर्माण नहीं होंगे। नस्युस्तज्जास्त तथा मया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि विविध आशित, पीत, लीढ़, खादित इस प्रकार के जो है वो अगर अहित इस प्रकार का सेवन हो जाए तो ये विकार निर्माण होते हैं। और फिर अगर हम उन्हें नहीं होने देना चाहते तो हमें इनसे बचना चाहिए और हित ही सेवन करना चाहिए। इस प्रकार रसजानां विकाराणां सर्वं लंघनम् औषधम्।
रसज जो विकार है उनके सर्वलंघन ये आवश्यक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। अश्रद्धा चारुचिष्टा से वैरस्य मनसज्ञता वगैरह जो रसज विकारों के बारे में बताया गया है, वो अगर हमारा निदान इस प्रकार का है तो सभी प्रकार का लंघन, इसमें अनशनन रूप लंघन प्रमुख इस प्रकार का रहेगा। लेकिन प्रभुते शोधनम अपतर्पण जो है वो 3 प्रकार का है। शांतिराम विकाराणां भवति त्वपतर्पण त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजे तत्रापि लंघनम प्रत्यम मध्य लंघनम आचरण प्रभुते शोधन। तो दोषों का प्रमाण कितना है ये सब जानते हुए अगर शोधन की आवश्यकता है, बहुदोषावस्था है, तो बेहतर ऑप्शन है कि शोधन ही करें, ताकि दोष एक बार शरीर से निकल जाए तो फिर आसानी इस प्रकार की होगी। लेकिन कई दफा ऐसा निर्णय लेने में मुसीबत आती है कि संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है इस प्रकार से। तो न ब्रूहयन लंघनीय जो लंघनीय है उनको कभी भी ब्रूहण नहीं देना है। न ब्रूहयत लंघनीय ब्रूह्यांस्त मृदु लंघय, जो ब्रूह्य है उनको मृदु लंघन दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ब्रूहण की आवश्यकता है, लेकिन आम है, आप तो थोड़ा लंघन चाहिए तो दे सकते हैं। और फिर परिस्थिति को जानकर आगे क्या देना है उसके बारे में सोचना है। ज्यादातर स्थिति ऐसी ही रहती है कि लंघन की ही आवश्यकता ज्यादा रहती है, ब्रूहण की आवश्यकता बहुत कम रहती है। लेकिन होते हैं कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिन्हें ब्रूहण की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है। तो उस समय में ब्रूहण देना उचित है। बाकी सभी में लंघन देके देखे, क्योंकि ब्रूह्य है वो भी लंघनीय हो सकते हैं, मृदु लंघित ऐसा निर्देश। और उससे अगर थकान आती है और अग्नि अच्छा है और खाने के बाद अच्छा लगता है, स्फूर्ति आती है, तो समझना है कि लंघन काफी हो गया, अब ब्रूहण की आवश्यकता है इस प्रकार से। लेकिन वो ब्रूहण इस प्रकार का भी ना हो कि जो आम निर्माण करे। क्रम से लघु मात्रा से अल्प मात्रा से शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसा ही ज्यादा इस प्रकार का है। तो सर्वम लंघनम औषधम रसज विकार जो है, गुरुशीत मति स्निग्ध मति मात्रम समझना, ये अगर रसव स्रोत सृष्टि का हेतु है तो ये पूरा संतर्पण वाला ही है। और फिर उस हिसाब से सर्वम लंघनम औषधम ये सही है। सिर्फ बात ये रहती है कि चिंतानाम छाति चिंतना, ये भी एक रसव स्रोत का हेतु, दृष्टि का हेतु है। और उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ेगा कि मानसिक स्तर पर संतर्पण और शारीरिक स्तर पर अपतर्पण, यानी कि लंघन करवाना, अनशन करवाना, लेकिन शिरोधारा, अभ्यंग वगैरह ऐसी चीजें करना, या वसंत कुसुमा कर जैसी दवाइयां देना, ताकि मानसिक स्तर पर कुछ अच्छा परिणाम हो। और धीरे धीरे या काउंसलिंग, मानसिक स्तर में विचार करते हैं धीरेआत्मादि विज्ञान ये जो है वो अगर कर पाएंगे तो शायद ये बात बनेगी कि लंघन होने के बावजूद भी मानसिक स्तर पर अच्छा काम करेंगे। विधि शोणिति के अध्याय रक्तजाना विसर्जित, विधि शोणिति जो अध्याय उसमें रक्तज के बारे में बताया गया है। तो वहां पे लंघन या उपवास और विरेक रक्तमोक्षण इस प्रकार की पद्धति बताई गई है रक्त दृष्टि के हिसाब से। और वहाँ 24वें अध्याय में रक्त दृष्टि के कारणों की काफी बहस की गई है। और फिर उसके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से विकार
दृष्टि के कारण होते हैं, इसके बारे में वहां पे जिक्र है। तो वो थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। ये बीच बीच में प्रॉब्लम क्यों आता है मालूम नहीं। मांसजानान्तु संशुद्ध शस्त्रक्षाराग्निकर्मच्च। तो विधिशोणिति के अध्याय रक्तजान भिषक्तम। अब मांसज जो है उसके लिए शोधन, शस्त्र क्षार और अग्निकर्म। तो जहां जहां इस प्रकार के शस्त्र क्षार अग्निकर्म का निर्देश आता है वहां उल्टे तरीके से मांस के होने का संबंध रहेगा, ये थोड़ा सा सोच सकते हैं। और अगर मांस का संबंध नहीं है तो ये करना नहीं है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। अभी शस्त्र क्षार और अग्निकर्म ये एलोपैथी में सर्जरी, केमोथेरेपी या रेडिएशन, इनसे काफी मिलते जुलते होते हैं। और कैंसर में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। और वो वास्तव में सही है या नहीं है, ये एक अजीब चीज रहेगी। सभी लोगों के लिए ये शस्त्र क्षार अग्निकर्म ये चिकित्सा है क्या, ये एक आवश्यक स्थिति रहेगी। अगर एक जगह पे कैंसर है, कहीं फैला नहीं है, लिम्फ नोड्स में भी फैला नहीं है, तो शस्त्र कर्म या फॉलोड बाय अग्निकर्म और क्षार कर्म
इस प्रकार से काम चलता है, होता है। लेकिन अगर पहले से ही डिसीज स्प्रेड हो गया हो, तो ये सब करने से डिसीज फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और एक थोड़ा-सा रिमिशन आता है कुछ काल के लिए, लेकिन डिसीज बार-बार बढ़ता रहता है। तो इस अवस्था में ये वास्तव में उपाय है क्या, चिकित्सा है क्या, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी एलोपैथी में तो इस प्रकार का कोई सोच नहीं है। बस ये देते रहना है, ये प्रोटोकॉल के ज़रिए फॉलो किया जाता है। अष्टौनिंदिके ध्याये मेदो जानम चिकित्से। मेदो जो है वो अष्टौनिंदिक निंदित अध्याय इसमें बताया गया है। तो खास करके स्थौल्य और कार्श्य, ये दो इसमें अहम इस प्रकार के रहेंगे। और ये दोनों मेद से संबद्ध इस प्रकार के हैं। तो अभी के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हाइपोथायराइडिज्म से शरीर की वृद्धि होती है, स्थूल्य आ जाता है, या हाइपरथायराइडिज्म से कार्श्य निर्माण होता है। तो इनको भी हमें स्थूल्य कार्श्य चिकित्सा से ही करना है क्या, ये एक अहम चीज रहेगी। और दूसरी बात उसमें ऐसी है कि इसमें केवल भौतिक स्तर पर विचार नहीं है, मानसिक कारणों का भी विचार काफी ज्यादा इन दोनों में किया जा सकता है, विशेषतः हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म में। और उसको भली भांति देखेंगे नहीं तो ये सफल नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगी उसकी। तो स्थौल्य कार्य इनको ही भली भांति अगर हम कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा इसमें देखना जरूरी इस प्रकार का। अस्थ्याश्रयाणाम व्याधीनाम परिचयकर्माणि भेषजम् दस्ते क्षीरसर्पिंषि तिक्तकोपहितानि। अस्थ्याश्रय अगर व्याधि है तो पंचकर्म उसका भेषज इस प्रकार का है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस की बात काफी चलती है, और उसके बारे में B3 दे देना, कैल्शियम दे देना, इतना ही काम करते हैं। या खास करके मेनोपॉज के समय में ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई देता है और संधिवात वगैरह इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। संधिवात के जो मरीज अभी मिलते हैं उसमें से अस्थ्याश्रय वाले कितने हैं और सीधा स्नायु कंडरा या मांस से संबद्ध कितने हैं, ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो कुछ लोग अभी एक्सरे में अगर वो गैप बिल्कुल ही कम इस प्रकार की हो गई हो दो हड्डियों में, और ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो अस्थि को ही मानकर पंचकर्म तो नहीं किया जाता, ज्यादा से ज्यादा बस्ती दिया जाता है। और गुरुचि सिद्ध क्षीर बस्ती मातिक या तिक्त के साथ ये देखने का काफी प्रचलन है। अब उसके फायदा भी अच्छा मिलता है। तो बस्ते क्षीर सर्पिंषि तिक्तकोपहितानि च, बस्ती और क्षीर सर्पिंषि तिक्तकोपहिता, तो गुरुचि सिद्ध क्षीर ये अच्छा उपाय है इसमें। और उसी का बस्ती भी देते हैं। वास्तव में ये दोनों अलग अलग है, बस्ते क्षीर सर्पिंषि तिक्तकोपहिता, लेकिन दोनों साथ में हो जाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट इस प्रकार का मिलता है। तो खास करके अभी के ऑस्टियोपोरोसिस में इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। गंध तेल एक अच्छा फॉर्मुलेशन है जो इसमें काम में लाया जा सकता है, और गंधगुण प्रधान इस प्रकार का होने के कारण ये पार्थिव है। लेकिन इसमें तिक्त का भी निर्देश है, क्योंकि ये सुषिरत्व है अस्थि में, तो अवकाश भी बनाना है, सिर्फ पार्थिव बनाना है ऐसा नहीं। जब कैल्शियम देने की चेष्टा होती है तो ये इसमें अवकाश का संबंध नहीं रहेगा। और लोग भी अभी इसके हिसाब से प्रवाल पंचामृत प्रवाल ऐसा देने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम है और कैल्शियम की आपूर्ति के लिए ये करना जरूरी है ऐसा मानते हैं। तो मेरे ख्याल में आयुर्वेद की दृष्टि से पार्थिव तत्व तो देना जरूरी है, तो गंध गुण का ज्यादा प्रयोग करना है।
ज्यादा उचित है, गंधते इसके लिए अहम है। या फिर परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना, अत्तर वगैरह इनका इस्तेमाल करना। और अगर पृथ्वी तत्व की आपूर्ति करनी है तो मिट्टी का अत्तर या फिर चंदन का अत्तर, ये इसमें काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का होता है। और केवल सूंघने से भी इस प्रकार की आपूर्ति हो सकती है। अभी एक एलोपैथी में ऑस्टियोपोरोसिस में नेजल स्प्रे आया है, तो वो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि घ्राणेन्द्रिय पार्थिव इस प्रकार का है और गंध गुण पार्थिव है, तो उसके जरिए इसके बारे में सोच सकते हैं। और गंध का अच्छा उपयोग हमें इसके बारे में करना है। तो गंध 23 में अहम है ही। मज्जावर काम करणारी औषधे पण ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये वापरावी का? कुछ हद से सोच सकते हैं। मज्जा शुक्र समुत्थान औषधम स्वाद तिक्तकम, तो तिक्तक वहां पे भी है, एक मिनट। तो मधुर तिक्त द्रव्यों का प्रयोग इसमें करना है, ऐसा बताया है। अस्नाम मज्जनि सौशील्यम भ्रमस्ति मे दर्शनम, तो अस्थियों में सौशील्य की अगर प्रतीति होती है तो वो मज्जक्षय इस प्रकार का माना जाएगा। और फिर उसमें शायद ये अस्थि वाले सौशील्य दूर करने वाली इस प्रकार की करना है। मज्जाक्षयाच्या लक्षणात अस्थि सौशील्य आलेच आहे, यस, तो शायद इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो क्षीर सर्पिंशी दूध और घी, ये तिक्तकोपहित इस प्रकार से बना के देना, ये एक अहम चिकित्सा अस्थि में है। तो मैं तो दवाइयों के साथ तापेदिल वगैरह इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ, और उसके साथ में गुगुल तिक्त का कृत, महातिक्त का कृत, अगर तिक्त का अनुबंध ज्यादा है तो महातिक्त का कृत, फॉलोड बाय गुरुचि सुवर्ण सिद्ध क्षीर, ऐसा प्रयोग करता रहता हूँ और उससे काफी अच्छा फायदा होता भी है। गंध तेल कैसे वापरे? नस्यत्व नस्य भी दे सकते हैं। मैं 5-5 बूंद भीतर देता हूँ दूध के साथ। सुबह शाम 5-5 बूंद गंध तेल अंदर देते हैं। वैसे नस्य कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, वो भी चलेगा इस प्रकार से। हाँ, अन्नम व्यवाय व्यायाम शुद्ध काले च मात्रे। तो शुक्र समुत्थ जो है, इसमें अगर अवरोध प्रकार की संप्राप्ति है, संग इस प्रकार की संप्राप्ति है, तो अन्नम व्यवाय व्यायाम स्वादुतिक्तकम अन्नम औषधम और स्वादुतिक्तकम अन्नम इस प्रकार का। और व्यवहार ये चिकित्सा इसमें आई है कि शुक्र के मार्ग में जो अवरोध है वो शुरू में दूर हो जाएगा। कंटकारी शुक्र रेखिनी कही गई है। और सरदेशमुख सर जब अजुस्पर्मिया अलुविस्पर्मिया वगैरह प्रकार के मरीज होते हैं तो शुरू में शुक्र शोधन के लिए कंटकारी का प्रयोग करते हैं ताकि जो संचित शुक्र है वो एक बार निकल जाए, और फिर वृक्ष औषधों का प्रयोग करके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ानी है।
तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने सुना है कि इस प्रकार से कंटक आदि का प्रयोग वाजीकरण से पूर्व करना। तो मैंने भी फिर कुछ मरीजों में इसका प्रयोग किया है। और बाद में वृक्षवटी या मकरध्वज वगैरह इस प्रकार की दवाइयां देना, या शुक्रवर्धक योग सभी चूर्ण, वनिमाधव शास्त्री जोशी सभी शुक्रवर्धक औषधों का एक चूर्ण बनाते थे। शतावरी, गोक्षुर, अश्वगंधा, कपिलवस्तु सभी को लेकर बनाते थे। और शुक्र शोधन गण पण उपयोगी पड़े, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर दुष्टि को दूर करना है वहां के, तो शुक्र शोधन गण का भलीभांति प्रयोग इस प्रकार से होना है। लेकिन इन सभी में कम से कम 1 महीने की तो दवा देनी ही है, तब तक हमें कुछ रिजल्ट समझेंगे नहीं। बेहतर ऑप्शन है 3 महीने तक ट्रीटमेंट करें और फिर बाद में सिविल इंजेक्शन करें। लोगों को रिजल्ट्स पेपर पे चाहिए कि पहले 20 मिलियन था, अब 30 मिलियन हो गया या 40 मिलियन हो गया वगैरह इस प्रकार से ऑलिगोस्पर्मिया की बात करते हैं। तो कम से कम 3 महीने रुकना है, उसके बाद भी ही इस प्रकार का करना है, ये आवश्यक है। Padaguji use Padmakashta to compensate Prithvi Tattva Kshay. It also mentioned in Vedana Sthapana Gana. पद्मकाष्ठ वेदना स्थापन गण में मैंने ध्यान में नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन पद्मकिट्ट योग जो उनका है स्पॉन्डिलोसिस के लिए, स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, उसमें विद्रुम मंडूपिट्ट और पद्मकाष्ठ ऐसा योग है। तो ये काफी लोगों में अच्छा काम करता है। मैं ताप्यदिलोह और पद्मकाष्ठ इन दोनों का प्रयोग करता हूँ और उसके साथ में बला गुडुचि रखता हूँ। तो इसका भी बहुत अच्छा परिणाम निकल आता है। अगर इस प्रकार का ऑस्टियोपोरोसिस या फिर स्पॉन्डिलोसिस इस प्रकार की स्थिति है, तो पद्मकाष्ठ में भी काफी मात्रा में प्रयोग करता रहता हूँ इन मरीजों में। गंध तेल तैयार करताना तीळ हे प्रवाही जलामध्ये ठेवावे असा निर्देश आहे। त्याचा उपयोग गती संबंधित विकृतीमध्ये पण होता, असा काही विचार असू शकतो। ये 7 दिन रखने के लिए रखा बताया है। वह अपाम इस प्रकार के बहते हुए पानी में। तो थोड़ा सा इनका कहना था पंचविकर जी का कि ये सभी धातुओं से होते शुक्र तक पहुंचे इसके हिसाब से, या अस्थि तक पहुंचे इसके हिसाब से ये होगा ऐसा। गति का संबंध हो सकता है, क्योंकि बहने वाला पानी है, तो इसमें गति का संबंध जरूर हो सकता है। डिंक पाण्याचं अनुपानचं काय रोल आहे? मेरे ख्याल में गम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। ऑस्टियोपोरोसिस या फिर स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में जो स्नायु उसको बांधने वाले हैं, एक अस्थि का क्षय है, एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन उसको काउंटरएक्ट करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ देने के लिए स्नायु जो है वो काम करते रहते हैं, और उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से ये जो रेजिन है, गम है, वो अच्छा काम करता है। शैथिल्य दूर करना ही एक इसका अहम उपयोग है। खास करके सूतिका अवस्था में
डिंक के लड्डू प्रयोग करना है। और जो गर्भाशय शैथिल्य निर्माण होता है इसमें, उसको दूर करने में ये सक्षम इस प्रकार का होता है। तो उसी को लेकर शायद दातार गुरु ने पद्म विद्रुम पिट्ट उसके साथ डिंक पानी या इस प्रकार का रखा। और उसके जरिए उसको अगर स्नायु को स्ट्रेंथ मिल जाती है, शैथिल्य दूर हो जाता है। मैंने एक अजीब केस देखी थी थोड़ी सी। ये रक्तप्रद जैसे सिम्टम्स थे, कम नहीं हो रहा था। और मैंने वेलंकर मैडम के पास केस भेजी, तो उन्होंने कहा कि गर्भाशय शैथिल्य बहुत ही ज्यादा है और ये रक्तस्राव कम नहीं होगा, बेटर है ऑपरेट करवा लो, हिस्टेरेक्टोमी करवा लो। जब मैंने ये बात सुनी कि उनका कहना है कि ये शैथिल्य है और इसके लिए है, तो मैंने पद्मकाष्ठ और डिंक इसका प्रयोग किया इस औरत में, और आश्चर्य हुआ, रक्तस्राव कम हो गया, शैथिल्य दूर हो गया और वो बच गई। ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ी। तो पूरक प्रवर्तित पश्चात प्रवर्तित गर्भाशय, रेट्रोवर्टेड यूटेरस, ये जब दिखाई देता है तो उसको गर्भाशय का शैथिल्य या उसके स्नायुओं का शैथिल्य इस प्रकार का मान सकते हैं। और फिर इसमें पद्मकाष्ठ और डिंक पाणी या अनुपान, डिंक झाडाचा सार अस्थि भागातून पाझरणारा पदार्थ, मज्जेशी संबंध साधर्म्य या अर्थाने अस्थीला दृढ़ता व स्निग्धता देण्यासाठी उपयोग होत असावा। इसमें कुछ कुर्मी का रोल है ऐसा मैंने सुना है। गम जो निकल आता है बाहर, उसमें कुछ विशिष्ट कृमियों के द्वारा उसका एग्जिडेट वगैरह ऐसा कुछ मिलकर ये निर्माण होता रहता है। तो थोड़ा सा गम के बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, एक्चुअली वो क्या है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिसचा विचार कसा करावा, काफी डिफिकल्ट है। ज्यादातर इसमें आम का संबंध रहता है। शुरू में तो पाचन लंघन यही चिकित्सा चलती रहती है। और बाद में अगर पुष्टि करनी है, ब्रूहण करना है, तो पद्म वगैरह सभी बातें इस्तेमाल में आ सकती है। शुरू में पत्र पुट्टली करना इस हिसाब से ज्यादा बेहतर रहता है। और जो सामावस्था निकल जाती है तो पिंड स्वेद का प्रयोग भली भांति कर सकते हैं। बस्ती का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये अवस्थाओं पर ही निर्भर है। एक चिकित्सा दे दिया और उससे हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे अवस्था बदलेगी उसके अनुसार चिकित्सा बदलनी पड़ेगी। संतर्पण अपतर्पण इन दोनों का विचार करना जरूरी। डिंक हा बाभळीचा झाडाचा स्राव असतो। हाँ, लेकिन ये स्राव जो है वो क्यों होता है? उसके लिए ये वेस्ट मटेरियल होगा शायद पेड़ के लिए, और इसी के लिए उसको बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा है। सार भाग होता तो बाहर फेंकने की कोशिश नहीं होती, लेकिन जबकि बाहर फेंका जा रहा है तो कोई ना कोई मतलब ये मलस्वरूप इस प्रकार का होगा। गुग्गुल, हिंगू एटसेट्रा हा त्या झाडाचे डिंकच आहे। बराबर है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल में गूगल पे जानकारी होगी, थोड़ा देखो। और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसके बारे में कैसे सोचना है, इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि गम एक्चुअली है क्या हमारे हिसाब में। और फिर उसके बारे में सोचकर कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे।
तो व्यवाय ये मैंने अभी इसके लिए बताया था कि शुक्र को अवरोध अगर है, जैसे शुक्र वेगा अवरोध में ताम्रचूड़, इसका प्रयोग इस प्रकार का बताया गया है और व्यवाय उसमें बताया गया है, तो उसी प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सा करना पड़ेगा। शिगरुन रिलैक्स आस एज ए स्ट्रॉन्ग पेन किलर। मैंने देखा नहीं है। शिगरुन निर्यास इजीली अवेलेबल होता है क्या मार्केट में? पेड़ से ले लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, मार्केट में अवेलेबल है क्या? अगर है तो आसान होगा। और शायद ये डिंक के लड्डू जो बनाते हैं, तो उसमें शिगरुन निर्यास भी डाल सकते हैं। अभी बाबुल का ही डिंक उसमें डाला डाला जाता है। वही में रहता है, लेकिन बाकी भी इसके बारे में अगर सोच सकते हैं तो थोड़ा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ये खास करके शिगरू, गुगुलू, हिंगू वगैरह वगैरह, यस अवेलेबल। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये शिगरू निर्यास किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। पाणी नाहीत सेवर करें, त्यात एक बादली थोडीशी भरून ठेवली आहे, तर मेजर काहीतरी इश्यू तिकडे झालाय, तर मी पण जरा लवकर आटपता येतो। शांतिरिंद्रिय जानान्तु त्रिमर्मीय प्रवक्ष। इंद्रिय जो है वो हाँ, त्रिमर्मीय अध्याय में उसके बारे में बताएंगे। स्नायुवादिगानम प्रशमो वक्षते वातरोगी, और स्नायु वगैरह जो है उनके बारे में वातरोग में बताते हैं। न वेगान धारण अध्याय चिकित्सा संग्रह तथा मदजानाम विकारणम सिद्धिष्टता क्वचित क्वचित। तो न वेगान धारण अध्याय में चिकित्सा संग्रह किया है और मलज जो विकार है उनकी सिद्धि कहीं कहीं बताई गई है इस प्रकार। पॉलीकॉन्ट्राइटिस कार्टिलेज, अभी स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो चिकित्सा होती है वो शायद यही कार्टिलेज, वो भी कार्टिलेज है जिसका क्षय उसमें होता है, या अभी के संधिगत बाद जिसमें कार्टिलेज की हानि हुई है, उसी प्रकार से शायद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब सामावस्था नहीं हो तो मैं डिंक के लड्डू का प्रयोग करता हूँ। सामावस्था है तो लंघन पाचन, यही चिकित्सा इस प्रकार की चलती रहती है। A tree produces gum either for protection from mechanical damage or to trunk or bacterial fungal attack on it। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कृमियों से उसका संबंध इस प्रकार का है, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे कि ये कैसे उसको आगे ले चलेंगे। ठीक है, आज मैं यही रुकता हूँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, तो कोकण में हूँ अभी। और व्यायामादुष्णस्य दक्षिणातहिताचरणः तस्यानवचरणः। तो ये काफी बहस वाली बात है, तो कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।